करता हूँ यहीं से। तो बायपोलर, बाय मतलब दो, पोलर मतलब उसके अंदर दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जंक्शन तो देखो हर एक पीएन जंक्शन डायोड में जंक्शन होता है। जंक्शन क्या होता है, वो डिप्लीशन रीजन होता है। ये पी होता है, ये एन होता है, पी में पॉजिटिव चार्ज होल्स होते हैं, एन में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो डिप्लीशन रीजन है, जहाँ पर डिप्लीशन रीजन एक ऐसी जगह है बताई गई है, रियल में नहीं होती, ऐसा बताने के लिए कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हम जब बताएंगे ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पे होल जनरेट कर रहा है, इसको अलग से बताते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पी की तरफ आते हैं और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे, होल प्रोड्यूस करेंगे ना। इस प्लेस को जंक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर के अंदर ये दो जंक्शन होते हैं और दो चार्जेस होते हैं, है ना। उस बेस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एन का मतलब निकलना, अगर एमिटर से करंट बाहर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये इसका सिंबल है ट्रांजिस्टर का, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हकीकत में ऐसा डिब्बी होती है ब्लैक कलर की, उसमें ऐसे 3 पिन होते हैं, हर एक पिन को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे अगर एनपीएन है तो एक हिस्सा एन, दूसरा हिस्सा पी, तीसरा हिस्सा एन। अच्छा, जहां पर करंट बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है मतलब निकल रहा है, निकलने को बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं, एनपीएन। तो इस हिस्से को एमिटर बोलते हैं। जहां पर आपको करंट दिखेगा वो एमिटर हिस्सा होता है, बीच वाला पार्ट बेस होता है और तीसरा पार्ट कलेक्टर होता है, ठीक है। तो एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब ये एनपीएन का ट्रांजिस्टर का सिंबल है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये पीएनपी का है। पीएनपी का मतलब प्रवेश करना यानी अंदर जाना। तो यहाँ पर एमिटर में तुम लोग देख सकते हो करंट अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो एमिटर ही डिसाइड करता है कि कितना करंट बेस के पास जाएगा और कितना करंट कलेक्टर के पास जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये कलेक्टर है और ये बेस है, समझ गए। तो ये सिंबल है, एरो पे याद रखना। और ये भी याद रखो कि एमिटर के पास ही टोटल करंट प्रेजेंट रहता है। उसके बाद मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था साइज के बारे में कि बेस क्या होता है। बेस में अगर एनपीएन है तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बेस का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। अगर एमिटर की बात करो तो इसका साइज मीडियम होता है, ना ही ज्यादा छोटा, पर अगर इससे कंपेयर करें बेस से तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कलेक्टर की बात करो तो सबसे ज्यादा लार्ज साइज कलेक्टर का होता है। अब नॉर्मली देखा जाए तो इसके अंदर दो डायोड होते हैं, मैंने कल भी बताया था तुम लोग, एक ही से समझा देता हूँ। नीचे का प्रोसेस सेम है, एक एनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक पीएन ट्रांजिस्टर होता है। अब इसमें हम लोग जब ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो दो बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक यहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पर। अभी ध्यान से कनेक्ट करो, ये एन है ना, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव बैटरी का और बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा होता है ना, एमीटर और बेस वाला, ये फॉरवर्ड बायस होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। एमीटर बेस वाला हिस्सा फॉरवर्ड बायस होता है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम होती है। अब ये राइट वाला जो हिस्सा है ना, राइट वाला हिस्सा क्या है, बेस और कलेक्टर वाला, बीसी, बेस कलेक्टर। ये वाले हिस्से में आपको उल्टा कनेक्ट करना है, क्योंकि ये रिवर्स बायस होता है। क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ के पॉजिटिव को नेगेटिव से। समझ गए क्या किया मैंने। तो ये रिवर्स है, रिवर्स होने की वजह से यहाँ पे रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, करंट ज्यादा रुकता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हम लोग ने समझ लिया कि कनेक्शन में कैसे करंट फ्लो रहा है। तो एक चीज समझ में आई कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत अच्छा है, पर इधर से इलेक्ट्रॉन का अपोजिट फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि रिवर्स कनेक्शन। अब होना क्या चाहिए, तो मैंने वो भी तुम लोग एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली अगर सर्किट पे ध्यान दो तो होना क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन, सब जाहिर बात है तुमने यहाँ पे किसी सोर्स से कनेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलती है, ये सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर में जाएंगे। एमिटर के पास कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, बेस में जाना चाहिए, यही होता है ना। पर अब तुम खुद देखो बेस का साइज कितना छोटा है। अब बेस में कितने आएंगे, 1.5% ही आ पाएंगे नेगेटिव चार्ज, इससे ज्यादा आ सकते हैं क्या, नहीं आ पाएंगे। जिसकी वजह से ये एमिटर से निकलने वाला करंट कहाँ पर जाएगा, बेस में जाएगा, सॉरी सॉरी कलेक्टर में जाएगा, कलेक्टर। इसलिए तो इसका नाम बना है। देखो यहाँ पर तो गया, पर यहाँ से फिर कहाँ पे जाना है, इसको कलेक्टर में जाना है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो कलेक्टर में चला जाता है, ठीक है। अब ये वाले सेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, एमिटर और बेस से। तो यहाँ पे प्रेजेंट करंट को एमिटर करंट
और वोल्टेज को एमिटर बेस बोलेंगे। एमिटर बेस क्यों नाम है, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये बैटरी एमिटर और बेस से कनेक्ट है। यहाँ पर बैटरी किससे कनेक्ट है, कलेक्टर और बेस से, कलेक्टर और बेस से, इसलिए इसका नाम है VCB और करंट का नाम है कलेक्टर करंट, क्योंकि करंट कलेक्टर से निकल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? कल भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, देखो यहाँ पे नीचे इक्वेशन दी है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि एमिटर करंट में से ही करंट निकलता है ना, तो वही डिसाइड करता है कि बेस में कितना करंट जाएगा और कलेक्टर में कितना जाएगा। प्रॉब्लम ये आ गया कि बेस का साइज बहुत छोटा होता है, तो जो चीज छोटी होती है, जीरो के नियर आती है, हम साइज में उसको इग्नोर कर देते हैं, तो IC बराबर हो जाएगा IE बराबर हो जाएगा IC के, यानी एमिटर में जितना करंट होगा उतना ही करंट कलेक्टर में भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में आए थे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सेटिंग होता है। जैसे मोबाइल के अंदर अगर मुझे अपने मोबाइल की डेट को चेंज करना है, अगर आप मेरे मोबाइल के वॉलपेपर को चेंज करना है, तो मैं कौन से प्लेस पे जाऊंगा, मोबाइल में सेटिंग में जाऊंगा। तो सेटिंग वो प्लेस है जहां पर मैं पूरे मोबाइल के अरेंजमेंट को बदल सकता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, किसी चीज के अरेंजमेंट को बदलने को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ फरहान? और कौन आया अपने लेक्चर में? कई से साइमा है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर, समझा। ओके। फिर यहाँ पर कॉमन एमिटर, इसमें भी टाइप्स है अरेंजमेंट में। क्या आप एमिटर बेस पे अरेंज कर रहे हो, कलेक्टर बेस पे, बेस पे? मतलब क्या है इसका कि आप कॉमन किसको रख रहे हो? कॉमन का मतलब क्या है कि जब यहाँ एमिटर जो होगा, आपका जो एमिटर है, जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है नीचे ऐसा दिख रहा है ना पानी जैसे, ये ग्राउंड है, ठीक है, अर्थिंग है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एमिटर को आउटपुट से भी जोड़ोगे और एमिटर को इनपुट से भी जोड़ोगे। अगर एक ही हिस्सा इनपुट और आउटपुट दोनों से कनेक्ट है, तो ऐसे टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को, अरेंजमेंट को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए आपने किसको जोड़ के रखा है, एमिटर दोनों में ही कॉमन है ना, आउटपुट में भी और इनपुट में भी। ये तो एनपीएन का डिजाइन होगा। पीएनपी का क्या डिजाइन है? अभी यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है कि पीएन में निकलना, ये एनपीएन का है सिंबल और ये पीएनपी का है। तो टेक्स्ट बुक में गलती है, स्मॉलेस्ट मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है गलती से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। कॉमन बेस को नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर बेस को एज अ इनपुट के तौर पे भी यूज किया गया है और बेस को एज अ आउटपुट के तौर पे भी यूज किया गया, यानी बेस दोनों के लिए कॉमन है। इधर आउटपुट के वक्त भी और इनपुट के वक्त बेस जो होगा वो कॉमन होगा। तो एनपीएन और पीएनपी दोनों का स्ट्रक्चर बनाने का और ये चीज समझा देने का। अभी ये जो मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, ये सर्किट बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि इस तरह से आउटपुट इनपुट वोल्टेज और करंट इसमें अटैच होंगे, बरोबर क्या? कॉमन कलेक्टर आप समझाने की जरूरत नहीं, जिसमें कलेक्टर कॉमन होगा एज ए इनपुट के भी तौर पे भी और आउटपुट के तौर पे भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, द कॉमन एमिटर, और अंदर देखो क्या लिखा है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, अगर एक भी समझ में आ गया, बाकी सब तो कॉपी है, करेक्ट। कॉमन एमिटर होता क्या है, तो जरा देखो डायग्राम में समझाता हूँ। पहले ये बताओ कि ये वाला हिस्सा क्या होता है। तो हमें पता है सिंबल के साथ ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है और ये एमिटर होता है। तुम जरा ध्यान से देखो, एमिटर इनपुट के लिए भी कॉमन है और एमिटर आउटपुट के लिए भी कॉमन, आउटपुट है ना, दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं एमिटर। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, बोला जो कॉमन एमिटर होता है इसको ग्राउंडेड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोलते हैं, तो जरा ध्यान दो, ये जो कॉमन एमिटर है ना, जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, वो ग्राउंड से भी कनेक्ट है। ये जो सिंबल है इसको ग्राउंड बोलते हैं, ग्राउंड बोलो या अर्थिंग बोले। अभी ये लगाते क्यों है साइमा? आपके घर में देखा 3 पिंस होते हैं, है ना, फेस वेयर, है ना, एक अर्थिंग वेयर होता है। ये इसलिए लगाते कि आपका जो भी डिवाइस होता है, कभी कभार क्या होता है उस डिवाइस के बॉडी में करंट आने लगता है ना, और टच करने पे वो करंट शॉक लगता है हम लोग को। तो ये शॉक से बचाने के लिए, वो डिवाइस खराब भी ना हो उसको भी बचाने के लिए एक अर्थिंग वेयर लगाते थे। यहाँ पे हमने अर्थिंग जस्ट फॉर प्रोटेक्शन के लिए लगाई है, नहीं सर भी अर्थिंग लगाओगे तो। एक्चुअली करता है क्या? अर्थिंग क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है ना, जो बह रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कैपेसिटर से बताता हूँ। कैपेसिटर में हमने पढ़ा है कि कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती है, उसमें पॉजिटिव, हाँ एक प्लेट में हाँ। पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, और बाहर भी एक चार्ज होते हैं, याद है कि नहीं? तो अब देखो, कैपेसिटर के अंदर चार्ज है, ठीक है, कैपेसिटर के बाहर चार्ज मतलब उसकी बॉडी पे चार्ज है। इस बॉडी चार्ज को निकालने के लिए अर्थिंग लगाते हैं। अर्थिंग क्या करता है, इस चार्ज को बाहर बहा देता है, बस और कुछ नहीं करता।
तो अर्थिंग ने क्या किया, वो चार्ज को ठीक है सर, समझा। निकाल दिया। तो इसी तरह से किसी बॉडी, मान लो घर में फ्रिज है ना, और फ्रिज के अंदर तो चार्ज है और उसकी बॉडी पे भी चार्ज आ रहा है, मानो बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब करंट बह रहा है कि जो पॉजिटिव मतलब 230 पॉजिटिव बह रहा है ना, और नेगेटिव टर्मिनल 230 नेगेटिव वोल्टेज उसमें बहता है ना। तो ये चार्ज आ रहे तो टच करोगे तो क्या करंट लगेगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग अर्थिंग का पिन लगा देते हैं। अर्थिंग पिन क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं जिससे शॉक लग सकता है उसको हटा देगा। समझ गए? तो अभी देखो यहाँ पर एमिटर को हाँ सर। क्यों बोलते हैं ग्राउंड एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ग्राउंड से भी तो कनेक्ट है ये, करेक्ट। अब आगे बढ़े, अभी यहाँ से पूरा ये पैराग्राफ जो लिखा है ये पढ़ना है। ये पैराग्राफ मैंने पूरा टिक मार्क किया। क्या लिखा हुआ है आगे, द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल में देखो वेव बनी है। बोलेंगे सर ये वेव क्यों बनी, अरे एसी सिग्नल की स्टडी कर रहे हैं हम, एसी की स्टडी कर रहे हैं, समझ गए, अल्टरनेटिव करंट की। इसमें जो इनपुट सिग्नल है बिटवीन बेस, अब ये इनपुट सिग्नल है किसके बिटवीन, तो जरा देखो ये इनपुट सिग्नल बेस और एमिटर, यानी ये जो हिस्सा है, ये वाला जो सेक्शन है वो किससे कनेक्ट है, तो तुम देख सकते हो ये वाला हिस्सा जो है वो बेस और एमिटर से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, बेस और एमिटर से कनेक्टेड है कि नहीं, बेस एमिटर से कनेक्ट। हाँ, अब देखो इसमें भी दो हिस्से हैं, ठीक है। फरन में ध्यान से देखो, मैंने बताया था दो हिस्से होते हैं डायोड के भी। तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है जहां पर बेस एमिटर आता है, वापस से देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, एनपीएन पीएनपी कुछ भी बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला हिस्सा होता है एमिटर, ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। मैंने क्या बताया था, एमिटर और बेस वाला हिस्सा, एमिटर और बेस वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, बरोबर। क्या बताया था, ये वाला हिस्सा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, मैंने एक्सप्लेनेशन में बोला था फॉरवर्ड बायस अगर कोई चीज में करंट बहेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। अरे कोई चीज प्रॉपर फॉरवर्ड में तो सही डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी रुकावट कम होगी। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ाई करके अच्छी पोस्ट पे पहुंच रहे हो, आपने कोई भी गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया, मेहनत की और आके अच्छे मुकाम में पहुंच गया, कोई रुकावट नहीं। अब क्या करोगे, आप गलत तरीका इस्तेमाल करोगे, आप रिवर्स जाओगे। रिवर्स मतलब अपोजिट। अब गलत तरीका क्या है, आपने सब नकली रिजल्ट, नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, क्या आप सक्सेस कर पाओगे? जैसी कंपनी में लगोगे वो पकड़ लेगा, क्योंकि आपको रुकावट बहुत आएगी। यानी रेजिस्टिविटी कब बढ़ती है, जब करंट रिवर्स डायरेक्शन में बहता है। तो अगर डेली लाइफ में देखें तो जो लोग फेक जाली सर्टिफिकेट लेते हैं वो पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं कि नहीं। जॉब में जाता है आपका सर्टिफिकेट तो नकली है, आपने तो धोखा दिया कंपनी को, बरोबर कि नहीं, जाली, जेल भी हो सकती है। तो गलत काम करोगे तो आपको रुकावट बहुत मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इस सर्किट डायग्राम से, तो सर्किट डायग्राम का ये जो राइट वाला हिस्सा है वो किससे कनेक्ट है, कॉमन एमिटर से, सीई कॉमन एमिटर, है ना। सॉरी सी नहीं, आप बी सी बोलो, बी सी, ये देखो बी सी, सॉरी बी सी है ना। क्या बोलेंगे, बी सी बेस कलेक्टर से, है ना। अपने कॉमन इसलिए एमिटर बार बार आ जा रहा है, पर बेस कलेक्टर लो, ये हिस्सा बेस कलेक्टर के अंडर में आता है। ये एक्चुअली ये डायग्राम नहीं है, सिर्फ सिंपल इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो करंट बहेगा वो कैसे बहेगा, रिवर्स बहेगा। अगर करंट उल्टा बहता है, रिवर्स बहता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। समझ गए क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर, कॉमन एमिटर का डायग्राम, पर मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझ में आया। फॉरवर्ड बायस का करंट ज्यादा होगा तो जाहिर बात है करंट कैसे बहेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस आपने लगाया क्यों, अरे मैंने कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगाया। अरे हर एक वायर के अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट रेजिस्टिविटी होती है कि नहीं, कोई भी वायर हो घर में उसमें कुछ ना कुछ हद तक रेजिस्टिविटी होती है। तो उस चीज को बताने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस का यहाँ पर भी बनाया हो, नीचे भी बनाया हो, देखो ना, ये कुछ हद तक रहती है, हर एक डिवाइस में होती है, ठीक है। अब करंट कैसे पाएगा, तो ये इनपुट का पॉजिटिव चार्ज है, ये इनपुट का नेगेटिव चार्ज, यहाँ से 230 वोल्ट आएगा। फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। करंट कितना होता है, 5 एम्पियर होता है, ठीक है। अब करंट देखो ऊपर से ट्रैवल करना शुरू होगा। अब करंट किसकी तरफ बढ़ रहा है, बेस की तरफ, इसलिए बनने वाला जो करंट है, बहने वाला करंट को मैं आई भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, है ना। हम इस सेक्शन की स्टडी करें, पहले इधर की स्टडी करते हैं। फिर ये करंट एमिटर से होते, ये एमिटर है, एमिटर से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा। अब ये करंट एमिटर से होते हुए नीचे उतर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आई ई बोलेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पर? और इस तरह से बहते हुए वापस से ये रिटर्न बैक इधर हो जाएगा। ये हमने एक हिस्से की स्टडी की इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को, कोई डाउट आया यहाँ तक के हाँ पार्ट सर। में? क्लियर? अब बिल्कुल इसी तरह से कि अगर मैं करंट को आगे बढ़ाऊं,
एमिटर से ये ऐसे करके अब सारी बात करंट पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर, और ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दिया है। तो अगर मैं इस तरफ से दिखाऊं तो करंट ऐसे जा रहा है ना, और वापस से नीचे जा रहा है। अभी बहुत परेशानी हो रही है कि आउटपुट फिर कैसे मिलेगा, करंट ऐसे बह रहा है। तो यहाँ पर ना ट्रांजिस्टर में कंडीशन है, अगर आपको इनपुट या आउटपुट की स्टडी करनी है इसकी, तो आपको एक हिस्सा कांस्टेंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को इसके आउटपुट के करंट के ट्रैवलिंग की स्टडी करना है, कैसे करंट जा रहा है, कैसे वोल्टेज मिल रहा है, तो आपको क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी कि मान लो कि इसका इनपुट कांस्टेंट है। समझ में आया बोलने का मतलब क्या है? मान लो आपने इनपुट 10 वोल्ट दे दिया है बस, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं कर रहे, यहाँ से सिर्फ आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, तो आउटपुट में उस 10 वोल्ट की वजह से क्या बदलाव आएगा वो स्टडी करना है। फिर इसी तरह से अगर आपको इनपुट की स्टडी करना है तो आउटपुट को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लो कि मैंने आउटपुट को 10 वोल्ट कर लिया, तो इनपुट में क्या बदलाव आ रहा है बेस करंट में, और है ना, और वोल्टेज में, वो हम लोग स्टडी कर सकते हैं। समझ में आया तरीका क्या है, इसमें किस तरह से स्टडी करते हैं। द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, तो बोले यहाँ पे जो है डिवाइस है ये एम्पलीफायर है। अरे एम्पलीफायर सब कुछ ट्रांजिस्टर ही है, तो इनके अंदर फंक्शन एक जैसा ही होता है। इनका जो अरेंजमेंट है हम इसमें वही डिस्कस कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स द हाईएस्ट करंट पावर गेन इन ऑल 3 बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बोलते ये बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और बहुत ज्यादा करंट देता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। This is mainly because of input impedance is low. Input impedance, impedance का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। बोलते हैं कि जो शुरुआती रेजिस्टेंस, इनपुट मतलब ये वाला हिस्सा, इस हिस्से के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो इम्पिडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस लो होता है। अब जारी बता, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है तो पावर और करंट ज्यादा होगा या कम होगा इधर पे? हाँ फरहान साइमा, ऑफ कोर्स ज्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि रुकावट कम है ना। करेक्ट, आर फोर रेजिस्टेंस, आर फोर रुकावट है ना, इट इज कनेक्टेड टू फॉरवर्ड। क्यों ये रुकावट कम है? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस कनेक्ट है। कोई भी चीज जब फॉरवर्ड बायस होती है ना, उसकी कनेक्टिविटी एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि आपने डिवाइस के पॉजिटिव हिस्से को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है बैटरी के, और नेगेटिव हिस्से को नेगेटिव से कनेक्ट किया है बैटरी के, यानी आपने परफेक्ट कनेक्शन किया है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया। वाइल द आउटपुट इम्पिडेंस इज हाई, पर ये देखा गया है कि आउटपुट का जो हिस्सा है वहां की रेजिस्टिविटी यानी रुकावट, इम्पिडेंस का मतलब रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा है। अब ज्यादा है क्यों है? क्योंकि रिवर्स बायस कनेक्शन है वहां पे जंक्शन पे। अब रिवर्स बायस करोगे तो करंट ज्यादा बहेगा या कम बहेगा? ऑफकोर्स कम बहेगा, है ना, रुकावट आएगी, करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि रुकावट ज्यादा है ना। इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना किसी भी करंट के अंदर, ट्रांजिस्टर में जानबूझ के की जाती है। एक हिस्से के फॉरवर्ड, एक हिस्सा रिवर्स, ये ट्रांजिस्टर में होता ही है इस तरह का। तो अब यहाँ पर साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि कॉमन एमिटर, ये हम लोग किसकी स्टडी करें? कॉमन एमिटर, करेक्ट। अब साइंटिस्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एमिटर ही डिसाइड करेगा कि बेस में कितना करंट जाएगा और कलेक्टर में कितना करंट जाएगा। एमिटर ही डिसाइड करता है वो। तो उस बेस में हम लोग ने क्या लिखा था? आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अब बोलेंगे सर ये तो पहले भी देख चुके हैं। हाँ हम लोग देख चुके हैं। अ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? कोई चीज लाइन से कनेक्ट है, तो एमिटर के साथ ही एक आरएल कनेक्ट है, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब लोड रेजिस्टेंस क्यों कनेक्ट किया गया? तो मैंने बार बार बताया, लोड रेजिस्टेंस चेकिंग के लिए, तो वहां पे बल्ब कुछ भी कनेक्ट करो, ये चेक करो कि आपका डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं, बरोबर। सिर्फ ये चेकिंग के लिए लगाते हैं हम। बल्ब लगा दो, या आप जो भी डिवाइस, वॉशिंग मशीन, जो भी लगाना है लगाओ, ताकि देख सको कि काम कर रहा है कि नहीं ट्रांजिस्टर, है ना। द करंट गेन इन द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट लार्ज। बोलते करंट जो मिलता है ना कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर से, जो कॉमन एमिटर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोले तो जिसमें ज्यादा मात्रा में करंट मिलता है। तो कॉमन एमिटर के बारे में इतनी अच्छे से स्टडी क्यों की है? क्योंकि इसमें मिलने वाला करंट ज्यादा होता है। अब नीचे को कुछ रेशियो दिए हुए कॉमन एप्लीकेशन फैक्टर के। बीटा डीसी, बीटा डीसी क्या होता है? जब रेशियो होता है कलेक्टर करंट का और बेस करंट का, तो कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं? बीटा डीसी, या एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अल्फा डीसी क्या होता है? रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट और एमिटर करंट इज कॉल्ड अल्फा डीसी। तो आप लोग बोलेंगे सर ये है क्या? तो मैं बताया ना, बीटा डीसी किसको बोलते हैं? कलेक्टर और बेस के रेशियो को। अल्फा डीसी किसको बोलते हैं? कलेक्टर और एमिटर के रेशियो को, बरोबर। अब आते हैं, तो ये जो रेशियो है ये एक दूसरे से रिलेट भी रखते हैं। कैसे? तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हैं, नीचे डायरेक्ट दिखा आई से इक्वल टू अल्फा ई, आई इज इक्वल टू बीटा आई बी। अब बोलेंगे सर ये आया कैसे? तो अब उसके लिए अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। वापस से जो ऊपर इक्वेशन है ना
उससे मैं समझाता ये जो नीचे बना ये बना कैसे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए व्हाइट बोर्ड ओपन बोर्ड ले लेते हैं और ओपन बोर्ड में वो वाला पार्ट लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ हुआ कैसे, किस तरह से डिराइव किया ये कंडीशन को। इजी है वो, बुक में थोड़ा शॉर्ट में दिया, फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही इसमें शॉर्टकट जम मारा है, इसको लग रहा है बच्चे लोग कर लेंगे। हाँ फरहान, आवाज आ रही है मेरी, दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर, आ रही है, दिख रहा है। हाँ। अब क्या करो, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिख रही है ना तुम लोग को, ये वाली जो इक्वेशन यहाँ पे है, ये इक्वेशन को पहले लिखो। हमको ये प्रूव करना है कि अल्फा डी सी बराबर है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, है ना। दूसरी एक और इक्वेशन है, बीटा डी सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस, ये अपन प्रूव करने वाले। तो पहले ये इक्वेशन लिख लो, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अब यहाँ से मैथ चालू हो गया, क्या करो, सारी इक्वेशन को, जितनी भी इक्वेशन तुमको दिख रही है, इन सबको आई सी से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय आई सी। क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय आई सी करूंगा, अब देखता हूँ क्या होता है। डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई सी। देखो सब में मैं डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ, आई सी कर रहा हूँ, कुछ और मैंने किया क्या, नहीं किया। आई सी और आई सी कट गया, क्या बचा, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू 1 प्लस आई बी अपॉन आई सी। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब जरा ध्यान दो, आई ई और आई सी क्या है, देखो ये जरा ध्यान दो, ये सेम टू सेम ऐसा नहीं लिखा है, उल्टा लिखा है बस, है ना। यही चीज है, उल्टा लिखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन अल्फा डी सी, लिख सकता हूँ कि नहीं? ये वाली इक्वेशन को देखो ना, अल्फा डी सी की हाँ वैल्यू क्या दी है, आई सी अपॉन आई ई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा करता हूँ, इनको इधर लेता हूँ, अल्फा को इधर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा डी सी। तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, आई ई अपॉन आई सी। मैंने इसी को देखो मस्ती किया बस। तो देखो आई ई अपॉन आई सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा डी सी। इसी तरह से आई बी अपॉन आई सी क्या हो जाएगा, आई बी अपॉन आई सी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1 अपॉन बीटा डी सी। अब ये बीटा डी सी जो मिला है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर पे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन अल्फा डी सी। अब एक काम करता है, अपने ये जो डी सी लिख रहे हैं ना, वो नहीं लिखते, सिर्फ अल्फा बीटा लिखते, क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन होता है ना बहुत। ये लिखते हैं बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अभी इजी समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या करो, क्रॉस कर दो, इसको इधर ले लो पूरे हिस्से को, इसको इधर ले लो, तो ऊपर नीचे हो जाएगा बरोबर। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस। समझ में आया कैसे किया मैंने, नीचे की चीज को ऊपर ले लिया बस, और ऊपर की चीज को नीचे ले लिया। मिली कि नहीं मेरी इक्वेशन, देखो ये मिली कि नहीं। अब मेरे को ये वाली इक्वेशन चाहिए जो नीचे है ना, ये नीचे वाली इक्वेशन कैसे आएगी ये देखते हैं। तो बहुत इजी है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसकी मदद से ही हम लोग नीचे वाली ये जो इक्वेशन है ना, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये 1 को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा डी सी। तो बीटा ही लिख रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। अब क्या करेंगे, हाँ फरक, ऊपर ले लो, ऊपर की चीज को नीचे को और नीचे की चीज को ऊपर, तो तुम्हें मिलेगी ये वाली क्वेश्चन। समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्लियर है? कोई को डाउट आया किस तरह से ये इक्वेशन जनरेट हुई? यहाँ पर जो इक्वेशन है ये अल्फा डी सी इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और बीटा डी सी इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, कैसे आया, समझ में आया? क्लियर है? इजी है ना? हाँ सर। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, जिसको लेना है ले लो, मेरी नोट्स में भी मिल जाएगा, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा अगर मिला। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है और हम लोग ने देख लिया किस तरह से डिराइव किया गया, करेक्ट। ये सर, रिलेशनशिप ये को तो हम बता लोग रहा को है, सीएस में पढ़ाए थे लास्ट ईयर। सीएस में भी पढ़ाए थे, तो सर उसमें पूरा बताए थे। ये पूरा चैप्टर था इसका कुछ सेमीकंडक्टर। वर्ड का मतलब मैं भूल गया ये, सर और ये अल्फा। एग्जाम के बेस पे इम्पोर्टेंट है, वो अल्फा बीटा एग्जाम बेस पे भी इम्पोर्टेंट है। अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने कर हाँ लिया सर, है सब। अल्फा सर इतना नहीं आता था, बीटा आता था एमीटर का। अरे दोनों एक दूसरे से लेंगे, एक भी कर लिए तो हो गया। अब एक और करने वाले, तो कॉमन एमिटर कैरेक्टर, देखो कंटिन्यू कॉमन एमिटर ही पढ़े। अगर हम लोग कॉमन एमिटर पढ़ रहे हैं तो यानी कुछ तो गड़बड़ है, यानी ये इंपॉर्टेंट है ना। अब कॉमन एमिटर की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब रीड किया तो काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने लिख लिया है। तो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर ये वाला हिस्सा VBE है और ये वाला हिस्सा VCE है। अच्छा, VBE का मतलब क्या होता है, बेस एमिटर, बरोबर।
तो बेस एमिटर को हम लोग वीबीबी बोल सकते हैं, बेस बायस, ठीक है। और वीसीसी को, वीसीई का मतलब क्या होता है, कलेक्टर एमिटर, इसको हम लोग वीसीसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कलेक्टर करंट जो भी है, ठीक है। तो दोनों तरीका सही है, दोनों लिखने का तरीका करेक्ट है, ये पहला तुम लोग कंफर्म कर लो, क्योंकि हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, अभी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर भी। अब यहाँ पे तुमको बाइजिंग दिख रही होगी, जैसे यहाँ पर कौन सा बाइज होता है, ट्रांजिस्टर के लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड बाइज होता है, और राइट साइड क्या होता है, रिवर्स बाइज होता है। करंट ज्यादा कहाँ पर बहता है ट्रांजिस्टर में, बेस और एमिटर में, यानी फॉरवर्ड बाइज में करंट ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इधर, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा ना। रिवर्स बाइज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। ये बेसिक फिनोमेना हम लोग पहले से जानते हैं, बरोबर कि नहीं, बरोबर, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पर मैंने हाँ एक सर। वीबीई, ये वीबीई क्या है अपना, ये इनपुट वोल्टेज है, क्या इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, हर एक वायर के अंदर रेजिस्टिविटी होती है, तो उस पर टेंशन मत लो सर ये R1 R2 क्या है, अरे रेजिस्टिविटी होती है, कोई भी तार हो दुनिया में, कोई भी चीज हो, तो उस वायर के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में रुकावट होती है। तो इनपुट की मात्रा को मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया, मुझे ये भी पता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम होती है। आउटपुट की रेजिस्टेंस को मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया, ये बताने के लिए कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इधर अगर जो करंट देखो बेस की तरफ जा रहा है, तो इस करंट को IB बोलेंगे, करंट को हम लोग माइक्रो एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, ये चेक करने के लिए कि कितना इनपुट में वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, वरना कैलकुलेट कैसे करूंगा, रीडिंग कैसे चेक करूंगा, बरोबर। तो VB क्यों लिखा, क्योंकि वो बेस और एमिटर से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ का वोल्ट मीटर बेस और एमिटर की रीडिंग को बताएगा। इसी तरह यहाँ का जो करंट एम्पियर है, जो डिवाइस है वो कलेक्टर से कनेक्ट है, इसलिए इसको कलेक्टर करंट बोलेंगे। और वोल्ट मीटर कलेक्टर और एमिटर से कनेक्ट है, इसलिए इसको कलेक्टर एमिटर या कलेक्टर करंट भी बोल सकते हैं। तो याद रखो, VCE को VCC भी बोल सकते हैं, और VBE को VBB भी बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पहले से पता हाँ है सर। कि यहाँ पर जो VBE है वो लेफ्ट साइड है, ये फॉरवर्ड बाइस है, और जो VCA है ये रिवर्स बाइस है ना। अब यहाँ पे VBE ये जो है, यहाँ पर ये जो एरो बना है, ये वाला जो VB है ये इनपुट वोल्टेज को बता रहा है, यानी यहाँ से मैं जितना बढ़ाऊं या घटाऊं, जैसे यहाँ पे ऐसा बटन लगा होता है फैन की तरह, ऐसे घुमाने का, इसको ऐसे ऐसे घुमाने पे क्या होगा, इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, जितना कम करना चाहो उतना घटा भी सकते हो। यहाँ में वोल्टेज को उतना बढ़ाना है जिससे वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सके। अब बोलेंगे सर ये क्या बात करें, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, तो बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या है कि देखो हमारा ये ट्रांजिस्टर भी कुछ ना कुछ डिवाइस से बना है, सिलिकॉन से बना हो सकता है, जर्मेनियम से बना हो सकता है, ये दो से ही बना हो सकता है। तो सिलिकॉन की लिमिट है 0.3 वोल्ट, आपको यहाँ पर वोल्टेज कितना, जैसे 0.1 बढ़ाओगे ना तो ट्रांजिस्टर कोई इफेक्ट नहीं देगा तुमको, 0.2 करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं देगा, 0.3 करोगे थोड़ा सा हलचल शुरू होगी आपके वोल्टमीटर एमीटर में, 0.4 करेंगे तब ट्रांजिस्टर आउटपुट देना शुरू होगा। मतलब कि आपका जो डिवाइस किससे बना है, अगर सिलिकॉन से बना है तो आपको 0.3 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तब वो अपना पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करेगा और करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, वो प्लेस होता है जहां पर, जिससे अपना सिलिकॉन की एक लिमिट होती है ना वोल्टेज झेलने की, वो झेलने वाले वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दो, है ना, ताकि वो उसके अंदर करंट फ्लो कराए। वरना अगर उतना वोल्टेज अगर मैं नहीं दूंगा ना यहाँ पे 0.3 से ज्यादा, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। समझ गए क्यों ऐसा करें। अब एक काम करना है, जो कलेक्टर करंट है VC, किसी वोल्टेज पर इसको फिक्स कर देते हैं, मतलब VC को अपन एक काम करते 10 वोल्ट पे फिक्स कर दे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो इसकी रीजन है, बोलते हैं अगर आपको ट्रांजिस्टर की स्टडी करना है तो आपको, अगर इनपुट की स्टडी करना है तो आउटपुट को कांस्टेंट करो, और अगर आउटपुट की स्टडी करना है इस हिस्से की तो आपको इनपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट यानी फिक्स वोल्टेज देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपन VC को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आगे इतना समझ में आया क्या क्या एक्सप्लेनेशन किया, हाँ। हाँ अब मैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ये पैराग्राफ ही थोड़ा काम का पैराग्राफ, बाकी में तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा। द वेरिएशन ऑफ बेस करंट, यहाँ पे जो बेस करंट है, बेस करंट देखो ऊपर रहेगा ये, और बेस एमिटर देखो ये है, यानी इनपुट की बात कर रहा है ना, इसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो जो इनपुट हिस्से होते हैं ना, तो इनपुट में कौन कौन आता है, बेस एमिटर आता है और बेस करंट आता है, तो उसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, एकदम आसान है, तो कलेक्टर करंट और कलेक्टर वोल्टेज, बरोबर। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसको बोलते हैं, इनपुट किसको बोलते हैं। व्हाइल स्टडीइंग डिपेंडेंस ऑफ बेस करंट एंड बेस एमिटर वोल्टेज, द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VC केप्ट फिक्स। अगर आपको
इसके वोल्टेज की और इसके करंट की स्टडी करना है तो आपको इसकी स्टडी करने के लिए आउटपुट के वोल्टेज और करंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा। यही चीज लिखी है कि नहीं यहाँ पर? नहीं, आप क्या करो, वीसी को 10 वोल्ट कर दो फिक्स। अब छेड़ो ही मत, यहाँ से आप कुछ भी मत करो। अब यहाँ से वोल्टेज बढ़ाओ और देखो करंट में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है। समझ में आया गेम कैसे कैसे ट्रांजिस्टर की चेकिंग की जाती है। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करोगे। अब मुझे पहले से पता है मेरा सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 0.3 वोल्ट होता है, तो 0.1 में आपको कोई फ्लक्चुएशन आएगा अगर मैं यहाँ से इसे बढ़ाते रहता हूँ। वीसी कांस्टेंट है, 0.2 पे भी नहीं आएगा। कब आएगा आपको फ्लक्चुएशन? जब ये 0.3 वोल्ट से आगे बढ़ेगा, तब करंट बहना शुरू होगा और वो करंट की रीडिंग आपको इस एमीटर में मिलेगी और कितना वोल्टेज आप इनपुट से दे रहे हो उसकी रीडिंग आपको VBE से मिल जाएगी। ओके, अगर हमें इनपुट को की स्टडी करना है तो आउटपुट कांस्टेंट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सब हाँ का पार्ट है। अब यहाँ पर जरूर एक और चीज हम लोगों ने क्या देखा, ये जो हिस्सा है यहाँ पे एक रेशो निकाला गया। अब इसकी स्टडी करते हैं, रेशो क्या है। तो रेशो कैसे आया पहले ये देखते हैं, ये आया कैसे। तो ओम्स लॉ तुम लोग जानते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक की कभी भी स्टडी करोगे ओम्स लॉ तो पता ही होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड सॉरी करंट हाँ एंड वोल्टेज इज इक्वल टू IR। आर क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो अगर आर कॉमन लेता हो तो क्या हो जाएगा, V अपन I आ जाएगा, बरोबर। तो जरा हाँ ध्यान दे, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही नहीं, आर इज इक्वल टू V अपन I, बट डेल्टा लगा। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, चेंज। है ना। तो सर अगर आर मैं स्मॉल या बड़ा होने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो आर है वो इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। RI का मतलब क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस। मेरा इनपुट रेजिस्टेंस कब ज्यादा रहेगा कब कम रहेगा, तो निर्भर करता है वेरिएशन ऑफ वोल्टेज पर और वेरिएशन ऑफ करंट पे। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा वोल्टेज कब बढ़ेगा या कब घटेगा, जब मेरा करंट बदलेगा। ठीक है, जब मेरा बेस करंट बदलेगा तो मेरा वोल्टेज, बेस एमीटर का वोल्टेज भी बदलेगा। अब एक और चीज मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ब्रदर सिस्टर। बिल्कुल ये केमिस्ट्री में जैसे प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अगर वोल्टेज आपका बढ़ेगा तो करंट आपका घटेगा। बताया था कि नहीं। अब हाँ हम सर। लोग ने यहाँ पे कंडीशन भी रखी है कि हम लोग ने आउटपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, यानी कलेक्टर एमीटर को कांस्टेंट रखा है। कितना कांस्टेंट रख रहे हो आप, 10 वोल्ट। मैंने बोला ना, अज्यूम करो आपने 10 रखा, 5 वोल्ट कितना भी रख सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 10 वोल्ट, कितना भी रख लो, अपनी मर्जी से करो फिक्स। अब ये साइड में मैंने करंट को लिखा है, इनपुट के, ये इनपुट का वोल्टेज है। अब मैं वोल्टेज बढ़ा दूं, देखो 0.2 0.4 में तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है। तो बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये क्योंकि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल आ रहा है, बैरियर पोटेंशियल आ रहा है। क्यों आ रहा है, हमारा डिवाइस जो है ना, जो चीज से बना है ट्रांजिस्टर, वो 0.6 पे ही इफेक्ट दिखाता है। यानी यहाँ पर सिलिकॉन नहीं, ये शायद जर्मेनियम से बना हो, तो 0.6 जैसे का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा। और जरा ध्यान दो, 0.8 पर आपको मैक्सिमम करंट मिल जा रहा है, मिल रहा है कि नहीं। यानी जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो, वोल्टेज बढ़ाते हो, तो वैसे जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका करंट भी इंक्रीज हो रहा है। पर शुरुआत में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, शुरुआत में नहीं दिख रहा है। शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट 0 ही है ना। तो शुरुआत की प्रॉपर्टी अपनी यही है, वोल्टेज इंक्रीज करंट इज डिक्रीज। पर एक लिमिट ऐसे आएगी जहां पर वोल्टेज और करंट दोनों ज्यादा मिलेगा। तो उसका भी मैंने बताया था, वो प्लेस जहाँ पे आपको दोनों ज्यादा मिल रहा है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट प्लेस बोलते हैं। जहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर मिल रहा है, जहाँ पर दोनों ही ज्यादा है, वोल्टेज भी और करंट भी। वो हर एक चीज में होती है, एक लिमिट के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं, पर मैक्सिमम टाइम ये अनइक्वल ही होंगे। ओके, अभी यहाँ पर भी अगर मैं ध्यान से देखो तो वोल्टेज देखो कितना कम बढ़ रहा है और करंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। वोल्टेज सिर्फ 10 बढ़ रहा है तो करंट यहाँ पे 20 बढ़ रहा है, यानी अभी भी भेदभाव हो रहा है, वोल्टेज कम करंट ज्यादा हो रहा है कि नहीं। पर सहमत, समझ में आया। तो ये ग्राफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। अब इसी तरह से अगर मेरे को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करना है तो आउटपुट के हिस्से में कौन कौन सा होता है, कलेक्टर करंट होता है आउटपुट में, और एक वोल्टेज होता है जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होता है, दैट मीन्स VCE। इस हिस्से को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का ये राइट दाया हिस्सा होता है, राइट वाला पार्ट होता है। अब हम अगर मुझे राइट साइड वाले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करना है तो मुझे लेफ्ट साइड के करंट और वोल्टेज को कांस्टेंट करना पड़ेगा। समझ में आया गेम क्या चल रहा है, सेम चीज, कुछ भी नया नहीं। तो अब हम लोग ने यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूले में ये RO क्या है, तो RO आउटपुट रेजिस्टेंस है, किसका, आउटपुट ट्रांजिस्टर के आउटपुट हिस्से का।
डेल्टा वी सी अपन डेल्टा सी, यानी मेरा वोल्टेज कब बदलेगा आउटपुट का, जब आउटपुट का करंट बदलेगा। समझ में आया बोलने का मतलब क्या है? तो अब मैं आउटपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज लिखूंगा, और मैं जो इनपुट का जो करंट है ना वो फिक्स करता हूँ। अगर मैं 10 माइक्रो एम्पियर फिक्स करता हूँ इनपुट का करंट, ठीक है, कांस्टेंट कर दिया, तब मुझे वोल्टेज और करंट क्या मिलेगा? तो जीरो पर ध्यान दो, जीरो पर आप जब आपका वोल्टेज जीरो है तब करंट आपको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, पर जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, हल्का सा बढ़ाया, आपको करंट ज्यादा मिल रहा है। नहीं, कम वोल्टेज पे ज्यादा करंट, देखो हो रहा है कि नहीं अपोजिट, वोल्टेज और करंट अपोजिट जा रहे हैं कि नहीं। और एक लिमिट के बाद आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ, करंट बढ़ रहा है क्या? नहीं, करंट सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट हो गया, इससे ज्यादा बह रहा है नहीं। यानी अगर आप इनपुट में 10 माइक्रो एम्पियर करते हो करंट फिक्स, तब आपको 0.1 वोल्ट पे ही आपको 2 एम्पियर का करंट मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 के पास ही, है ना। आप क्या करो, इनपुट का जो बेस का करंट है वो 20 फिक्स कर दो, तब आपको क्या मिलेगा करंट वोल्टेज वो चेक करो। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे फिक्स करने पे आपको आउटपुट का वोल्टेज और करंट अलग अलग मिलेगा। पर ये याद रखो, वोल्टेज और करंट हमेशा अपोजिट रहेंगे। हाँ, कुछ प्लेस ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन एग्जाम, सिंपल है। ट्रांसिस्टर एज एन एम्पलीफायर, बोलते हैं ट्रांसिस्टर एज एम्पलीफायर के तौर पे भी काम करता है। क्यों बोलते हैं? तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है? जिसका इस्तेमाल इंक्रीजिंग इन एम्पलीट्यूड में करते हैं। ये कौन से एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है? करंट की। अगर मुझे करंट बढ़ाना है तो मैं क्या यूज करूंगा? एम्पलीफायर यूज करूंगा, ठीक है। तो लेस देन 1 मिनट बाकी है, तो अपना मेरे ख्याल से इसको, हाँ, थोड़ा सा ही पोर्शन बाकी है ना, तो लेस देन 1 मिनट बाकी, वापस इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और लेक्चर रहेगा इसके बाद।